हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके यूनिट 1 के वर्ण विचार से है। इससे पहले हमने स्वर वर्ण के बारे में पढ़ा था, तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी हैं वो जाकर देख सकते हैं। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। इससे पहले हमने CDP, हिंदी और SST और कंप्यूटर की भी क्लासेस ली हैं। और ये सभी क्लासेस आपके जो हैं शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2, 3 और CGTET सभी में ये वीडियोस काम आएंगी। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए क्योंकि हम इसकी थ्योरी करेंगे। फिर इसके बाद इससे रिलेटेड जो भी MCQs होंगे वो करेंगे। तो जो भी नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे दोस्तों में अपने शेयर कीजिए ताकि सभी को फ्री क्लासेस का लाभ मिल सके। और एक ये भी जानकारी आपको देनी थी कि शिक्षा मंत्री जो कि आपके बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल, उनके द्वारा बताया गया है कि जो आपके CGTET का एग्ज़ाम है वो आपके 3 मंथ के अंतर्गत होने वाली है। तो अभी से आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों में भी ये न्यूज़ शेयर कीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड भर्ती से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमने इससे पहले देखा था वर्ण विचार के पहले टॉपिक के बारे में जो कि आपका था स्वर वर्ण। आज हम देखेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण के बारे में आप जानेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जो भी आपके व्यंजन वर्ण है उसमें आपके स्वर जुड़े ही रहेंगे तभी आप उसका उच्चारण कर पाएंगे, नहीं तो आप जो आपका व्यंजन वर्ण है उसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें स्वरों की सहायता लगती ही है। क अगर आप बोलेंगे तो क में अ जुड़ा हुआ है तभी ये बराबर होके क बना है। तो इसीलिए इसमें जो स्वर हैं उसकी आवश्यकता हमेशा पड़ती है। तो इसीलिए इसे हम व्यंजन वर्ण के रूप में मानते हैं। और जो आपके व्यंजन वर्ण होते हैं वो 33 होते हैं जो कि इस प्रकार हैं। तो आप स्वर जो आपके व्यंजन वर्ण हैं उसके बारे में डिटेल से देखेंगे तो इसमें लिखा गया है जो आपका क वर्ग होता है उसमें आता है क, ख, ग, घ और अंगा। च वर्ग में आपका आता है च, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग में आपके आते हैं ट, ठ, ड, ढ और न। त वर्ग में आपके आते हैं त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में आपके आते हैं प, फ, ब, भ, म। और जो आपके य, र, ल, व हैं ये आपके होते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसे आप अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। इसके बारे में हम आगे चल के डिटेल से और भी पढ़ेंगे। तो इतना आप याद रख लीजिए कि इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है जो कि आपके हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये सभी इन्हें वर्गों में बांटा गया है। तो इन्हीं वर्गों में आपके जो है 5-5 व्यंजन लिखे गए हैं और ये है आपका य, र, ल, व। ये होता है आपका अंतस्थ व्यंजन। इस प्रकार से इन्हें विभक्त किया गया है 33 व्यंजनों को। अब हम इसके बारे में और भी डिटेल से देखेंगे। जो आपका छ से बनने वाले शब्द होते हैं उसे आप देखेंगे। जो आपके छ, त्र, ज्ञ, श्र हैं ये भी आपके व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे और भी अच्छे से। तो जो आपके छ से बनने वाले शब्द हैं वो है क्षय, क्षत्रिय, क्षीर, क्षीण, क्षण। ये हैं आपके सभी संयुक्त व्यंजन। जो छ है आपका वो क और श से मिलकर बना है, इसीलिए ये सभी संयुक्त श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ज्ञ, त्र, श्र ये सभी जो 4 व्यंजन हैं आपके ये सभी संयुक्त व्यंजन हैं। तो इसी के बारे में यहाँ लिखा गया है कि छ से कितने शब्द बनते हैं। क्षय, क्षत्रिय, क्षीर, क्षीण, क्षण। ज्ञ से बनते हैं ज्ञानार्थी, ज्ञान साधन, ज्ञातव्य, ज्ञानमय, ज्ञभ्य। और जो आपका होता है त्र से बनने वाले शब्द हैं ये आपके होते हैं त्रस्त, त्रिकाल, त्रासक, त्रिताप, त्रासदी, त्रासद, त्राजवा। और श्र से बनने वाले शब्द होते हैं श्रद्धांजलि, श्रद्धालु, श्रद्धामय, श्रमजल, श्रमजीवी। तो ये सभी आपके श, त्र, ज्ञ और श्र से बनने वाले शब्द हैं जो कि आपके ये होते हैं सभी संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। फिर हम देखेंगे व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के जो प्रकार है इसे हम 3 वर्गों में बांटते हैं। जो व्यंजन के प्रकार हैं वो 3 प्रकार होते हैं।
पहला आपका होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा होता है आपका ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले आप देखेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में। जो आपका स्पर्श व्यंजन होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है और उस समय किसी विशेष स्थान को स्पर्श करती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आप किसी भी स्वर का जैसे उच्चारण करते हैं तो आपके जो सांस है, हवा जो है फेफड़ों से बाहर निकलती है, जो बाहर की तरफ निकल रही है, उस समय किसी विशेष स्थान को स्पर्श करती है। आपके जो मुंह में जो भी विशेष स्थान है, जैसे कि तालव्य, जो कि आपका दांत हो गया, जीभ हो गया, होंठ हो गया, इन सभी को स्पर्श करके वो बाहर निकल रही है हवा के द्वारा, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जो कि आपका होता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन सभी व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन के श्रेणी में रखते हैं। इसे ही हम तालव्य, मूर्धा, दंतोष्ठ इन सभी श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक आप ज़रूर बने रहिए, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। और जो व्यंजन वर्ण है और स्वर वर्ण है, इनसे आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से व्यंजन किस वर्ण में आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत लिखा गया है जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के मध्य में स्थित होता है, उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जो कि मैंने बताया कि य, र, ल, व होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि य, र, ल, व आपके अंतस्थ व्यंजन है। अब हम देखेंगे ऊष्म व्यंजन क्या है। तो ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में लिखा गया है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख में घिसटती हुई महसूस हो, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे आप स्वयं उच्चारण करके देख सकते हैं, श, श, स और ह। इसमें जो आपके हवा है वो मुख में घसीटती हुई महसूस होती है, तो इसे हम ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि श, 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 ह आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट व्यंजन का वर्गीकरण। तो जो आपका व्यंजन का वर्गीकरण है, इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट इन हिंदी। तो इसे ही डिटेल में यहाँ पर लिखा गया है, आप देख सकते हैं। जो आपके क वर्ग हैं उसे हम कंठव्य ध्वनियाँ भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत आते हैं क, ख, ग, घ, अंगा। और एक और शब्द आप याद रखेंगे ह भी आपके कंठव्य ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि कंठव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो क वर्ग तो आपको आसानी से पता चल जाएगा, लेकिन इसमें और अनेक वर्ण जुड़े हुए हैं, तो ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे कि जो आपका ह होता है ये भी आपके कंठव्य ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका तालव्य। तालव्य में आपका आता है च, छ, ज, झ और इया। और य और श जो है ये भी आपके तालव्य के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट है मूर्धन्य, ट, ठ, ड, ढ, न, ये आपके ट वर्ग से संबंधित है। और जो श और र है ये भी आपके मूर्धन्य के अंतर्गत आएगा। फिर आता है नेक्स्ट इसमें दंतव्य व्यंजन। दंतव्य व्यंजन आपका होता है त वर्ग से संबंधित, त, थ, द, ध, न, ये आपके दंतव्य व्यंजन में आते हैं। और ल और स भी इसमें आपके दंतव्य व्यंजन में आते हैं। जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसमें लिखे गए हैं, जैसे ह हो गया, य, श, श, र, ल, स, ये सभी आप अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि यही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको क वर्ग में कौन से वर्ण आ रहे हैं यह आपको तो आसानी से पता चल जाएगा, लेकिन जो आपका एग्जामिनर होता है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए यही सारे शब्द आपके एग्जाम में दे देता है, तो इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका ओष्ठ ध्वनियाँ। ओष्ठ ध्वनियों में आपके आते हैं प, फ, ब, भ, म। दंतोष्ठ और एक आता है, इसमें सिर्फ सिंगल वर्ण है, व आता है इसमें। नेक्स्ट है अनुनासिक वर्ण, अंग, इया, न, न, म, ये आपके अनुनासिक वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका जो हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा गया कि व्यंजनों का वर्गीकरण मुख्य रूप से स्थान और प्रयत्न के आधार पर किया जाता है। जो इसका वर्गीकरण है उसे हम मुख्य रूप से स्थान और प्रयत्न के आधार पर करते हैं। व्यंजनों के उत्पन्न होने के स्थान से संबंधित व्यंजन को आसानी से पहचाना जा सकता है। इस दृष्टि से जो हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण है वो इस प्रकार है। तो एक और चार्ट इसमें दिया गया है, इसे भी आप अच्छे से देखेंगे। जो आपका नेक्स्ट है उच्चारण स्थान, ध्वनि वर्ग और उच्चारित ध्वनि। जो आपका उच्चारण का स्थान है वो कहाँ से
हो रहा है, और जो उसमें उच्चारित ध्वनियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं ये आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें द्योष्ठ, इसे आप ओष्ठ ध्वनियों के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपके सिर्फ होंठ से निकलती है, जैसे कि प, फ, ब, भ, म। इसे आप स्वयं उच्चारण करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका दंतोष्ठ वर्ण। दंतोष्ठ वर्ण कौन सा है? फ आएगा इसके अंतर्गत, और जो आपका दंतव्य ध्वनियाँ हैं उसके अंतर्गत त, थ, द, ध, स आएगा। वर्तस्य में आएगा आपका न, ज, र, ल, और ये भी ल के जैसे ही होता है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका मूर्धन्य। ट, ठ, ड, ढ, न, ड, ढ और र और श, ये सभी आपके मूर्धन्य के अंतर्गत आएंगे। और कठोर तालव्य में आपका आएगा श, च, छ, ज और झ। कोमल तालव्य के अंतर्गत आएगा क, ख, ग, घ, ञ, ख और ग। पश्च कोमल तालव्य के अंतर्गत आएगा क, और जो आपका स्वर यंत्रामुखी है उसके अंतर्गत आएगा ह। तो आप ये सभी वर्णों के उच्चारण स्थान और उच्चारित ध्वनियों को अच्छे से याद रखेंगे। इनसे आपके किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो सभी को आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे उच्चारण की प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण। जो उच्चारण की प्रक्रिया होते हैं उसके आधार पर हम वर्गीकरण देखेंगे। तो उच्चारण की प्रक्रिया या प्रयत्न के परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न व्यंजनों का वर्गीकरण होता है वो इस प्रकार है। इसमें हम देखेंगे स्पर्श। जो आपका स्पर्श व्यंजन है उसमें ये लिखा गया है कि उच्चारण अवयवों के स्पर्श करने तथा सहसा खुलने पर जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे हम स्पर्श कहते हैं। जैसे कि जो भी आपके 33 वर्ण उसमें हैं शामिल, उसे ही स्पर्श व्यंजन के रूप में विभाजित किया गया है, जो कि यहाँ आपके क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ और क, सभी ये ध्वनियाँ जो हैं वो आपके स्पर्श ध्वनियों के अंतर्गत आएंगी। और जो च, छ, ज, झ है, इसे पहले हम स्पर्श संघर्षी का नाम देते थे, लेकिन अब सरलता और संक्षिप्तता को ध्यान में रखते हुए इसे भी हम स्पर्श व्यंजनों के श्रेणी में रखते हैं। इनके जो उच्चारण में उच्चारण अवयव सहसा खुलने के बजाय धीरे धीरे खुलते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, तो आप ये सभी वर्णों को याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे मौखिक व नासिक के व्यंजन। मौखिक व नासिक के व्यंजन से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसे आप देखेंगे। जो व्यंजनों के दूसरे वर्ग में मौखिक व नासिक के ध्वनियाँ आती हैं, हिंदी में अंग, इया, न, म व्यंजन नासिक के होते हैं। इसका आप उच्चारण स्वयं करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी ध्वनियाँ नाक से उच्चारित हो रही हैं। इनके उच्चारण में श्वास जो वायु है वो नाक से होकर निकलती है, जिससे ध्वनि का नासिकीकरण होता है। इन्हें हम पंचमा अक्षर भी कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि पंचमा अक्षर किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मौखिक व नासिक में जो वर्ण आ रहे हैं उसे ही हम पंचमा अक्षर भी कहते हैं। इनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है, सुविधाजनक इसे माना जाता है। इन व्यंजनों को छोड़कर बाकी सभी व्यंजन आपके मौखिक होते हैं। तो ये जो 5 अक्षर हैं यही आप ये पंचमा अक्षर के अंतर्गत आते हैं, और ये इसके अलावा जो बाकी व्यंजन है वो आपके मौखिक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आएगा इन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु जिह्वा के दोनों पार्श्वों के बगल से निकलती है। जैसे ल ही ऐसी एक ध्वनि है, जो ल है यही एक ऐसी ध्वनि है जो आपके जीभ के दोनों पार्श्वों के बगल से निकलती। जैसे ल का आप उच्चारण करेंगे तो आपको इसका समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से उच्चारित हो रही है। नेक्स्ट है इसमें अर्धस्वर। इन ध्वनियों के उच्चारण अवयवों में कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता तथा श्वास वायु अनवरोधित रहती है। हिंदी में य व अर्धस्वर है, ये आपके य और व अर्धस्वर के अंतर्गत आएंगे। यहाँ तक तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे लुंठित व्यंजन। इसमें लिखा गया है इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा वर्तस्य भाग की ओर उठती है। हिंदी में र है जो आपका वो लुंठित व्यंजन के अंतर्गत आएगा। र का आप उच्चारण करके देखेंगे तो आपका जो जीभ है वो वर्तस्य भाग की ओर उठती है, मतलब कि र का उच्चारण जब आप करेंगे तो वो ऊपर की ओर उठती हुई दिखाई देगी आपको, तो ये आपकी आएगी लुंठित ध्वनि के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका उत्क्षिप्त वर्ण। उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत आएगा जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा नोक कठोर तालु के साथ झटके से टकराकर नीचे आती है वो आपके उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाती है। उत्क्षिप्त व्यंजन को आप एक और नाम से याद रख सकते हैं, इसे द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं।
द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत भी ये आता है। इसे हम द्वित्व व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। जो आपका ड और ढ है वो आपके उत्क्षिप्त व्यंजन यानी कि द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ तक आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे घोष और अघोष वर्ण, जो कि आपका घोष और अघोष व्यंजन होते हैं। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इससे आपके एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसके बारे में आप अच्छे से देखेंगे। जो घोष और अघोष है इसके बारे में लिखा गया है कि व्यंजनों के वर्गीकरण में स्वर तंत्रियों की स्थिति भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दृष्टि से व्यंजनों को दो वर्गों में विभक्त किया जाता है, घोष और अघोष। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होती है उन्हें घोष या सघोष कहा जाता है। दूसरे प्रकार की ध्वनियाँ अघोष कहलाती है, जिसमें स्वर तंत्रियों की अघोष स्थिति से अर्थात जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। देखिए, घोष और सघोष जो होते हैं उसमें जो स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है उसे हम घोष और सघोष की श्रेणी में रखते हैं, और जिसमें कंपन उत्पन्न नहीं होता उसे हम अघोष की श्रेणी में रखते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट देखेंगे चार्ट के रूप में, इसे मैंने बताया है कि घोष और अघोष में कौन से वर्ण आते हैं। तो आप देखेंगे जो आपका अघोष होता है जिनमें कंपन उत्पन्न नहीं होते, ये आपके होते हैं पहले और दूसरे वर्ण के अंतर्गत। और जो आपका घोष होता है या सघोष, इसमें कंपन उत्पन्न होता है, ये आपके होते हैं तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण के अंतर्गत। ये आपके घोष ध्वनियाँ आती हैं। जैसे कि आप देखेंगे क और ख, ये आपके पहले और दूसरे नंबर पर आ रहे हैं, और जो ग घ अंग है ये आपके तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर आते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा भी जाएगा तो आप इसका आंसर आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि अघोष कौन से हैं और घोष कौन से हैं। तो आप याद रखें कि जो अघोष होते हैं जिनमें कंपन नहीं होता, जैसे क और ख, इसे आप आसानी से उच्चारण कर पा रहे हैं, और जो ग घ अंग है इसके उच्चारण में आप कंपन महसूस कर रहे हैं, तो ये आपके होंगे अघोष ध्वनियाँ। इसे आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ये जो पॉइंट मैंने बताया जो अघोष में आती हैं ये आपके पहली और दूसरी वर्ण होती हैं, और जो घोष आपकी होती है वो आपकी तीसरी, चौथी और पांचवी वर्ण होती हैं। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। तो ये चार्ट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे जो आपका अल्प प्राण और महाप्राण है, ये भी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जो प्राणता के आधार पर भी व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। तो ये सभी पॉइंट्स भी आप अच्छे से याद रखें कि प्राणता क्या है, जो घोष और अघोष है उसे किस श्रेणी में रखा गया है। तो ये सभी पॉइंट्स आप याद रखें। जो भी मैंने PDF बनाया है, जो भी आपकी क्लासेस हो रही है, इसमें से हर एक पॉइंट, हर एक लाइन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी को आप अच्छे से याद रखेंगे। तो इसमें लिखा गया है कि प्राण का अर्थ होता है श्वास या वायु। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास बल अधिक लगता है उसे हम महाप्राण कहते हैं, और जिसमें श्वास बल कम उपयोग होता है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। जैसे कि पंच वर्गों में दूसरी और चौथी ध्वनियाँ महाप्राण, जैसे कि घोष और अघोष में आपने देखा कि जो अघोष ध्वनियाँ होती हैं उसमें पहले और दूसरे वर्णों को रखा जाता है, और घोष में आपके तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण को रखा जाता है। सेम उसी प्रकार आपके जो महाप्राण व्यंजन हैं उसमें आपके दूसरे और चौथे ध्वनियों को रखा जाता है, और जो आपके अल्प प्राण होते हैं उसमें आपके पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण को रखा जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं आप इसे अच्छे से याद रखेंगे, तभी आपसे अल्प प्राण, महाप्राण ये सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि हिंदी के ख, ग, ख, घ, ड और ढ ये सभी आपके जो व्यंजन हैं वो महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। ये जो आपके होते हैं दूसरे और चौथे ध्वनियाँ हैं, और जो आपके वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण हैं वो अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। तो ये जो सभी हैं वो आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे, और आप इसे याद रखेंगे। फिर हम देखते हैं अब इससे जो रिलेटेड MCQs हैं वो हम देखेंगे। तो अभी तक जितना भी मैंने थ्योरी में बताया वो आई थिंक आपको सभी को अच्छे से याद हो गया होगा। तो इसी से रिलेटेड अब हम MCQs करेंगे। MCQs भी आप खुद से भी बनाने की कोशिश करेंगे जो भी यहाँ पर लिखा गया है। सबसे पहला हम देखेंगे
वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वो क्या कहलाती है? स्वर, शब्द, व्यंजन या संयुक्त अक्षर। तो हमने शब्द और संयुक्त अक्षर इन सभी के बारे में तो पढ़ा ही नहीं है, तो स्वर और व्यंजन से ही आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका व्यंजन। जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती, जो आपका व्यंजन होता है उसमें आपको स्वर की सहायता लगती ही है। सबसे पहली लाइन में ही मैंने बताया कि अगर आप क का उच्चारण करेंगे तो उसमें अ छुपा हुआ है, तो जिसमें आप स्वर के बिना उच्चारण नहीं कर सकते वो आपका कहलाएगा व्यंजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन कौन सा है? श, छ, ल और ह। तो जो आपका स्पर्श व्यंजन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा छ। देखिए इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जितने भी व्यंजन हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए कौन से व्यंजन कौन से किसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है इसमें अंतस्थ व्यंजन, श, स, ह, श, त्र, ज्ञ, अम, अह, य, र, ल, व। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, य, र, ल, व आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका श, श, स, ह कौन से व्यंजन है? तो ये भी आपको पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। ये सभी आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से है? उत्क्षिप्त व्यंजन को ही द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं। श, श, स, य, र, ल, छ, त्र, ज्ञ या ड और ढ। इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर ड और ढ। नेक्स्ट है आपका हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कौन सी है? 28, 30, 33 या 35। इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा, 33 होते हैं आपके व्यंजन वर्ण। जो भी ये क्वेश्चंस हैं ये आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और ये आपके एग्जाम में दोबारा रिपीट भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चंस को आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है कंठव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, क, ख, ग, घ और प, फ, ब, भ। तो जो कंठव्य ध्वनियाँ हैं वो आप सभी को पता हो। जो आपकी कंठव्य ध्वनियाँ हैं वो आपके क वर्ग के अंतर्गत आती है, वो आपका हो जाएगा क, ख, ग। क, ख, ग, घ ये आपकी कंठव्य ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, श ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धन्य, तालव्य, दंत और ओष्ठ। हमने सभी का उच्चारण स्थान अच्छे से देखा है, तो आप वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तालव्य। तालव्य जो है श का उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट है आपका मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध और प, फ, ब, भ, म। तो जो मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं वो हो जाएंगी आपकी च, छ, ज, झ। जो आपके च वर्ग के अंतर्गत आते हैं वो सभी आपके मूर्धन्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट है आपका त, थ, द, ध, स आदि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालव्य, दंत्य, मूर्धन्य और दंतोष्ठ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दंत्य। जो आपके त वर्ग में आते हैं वो सभी आपके दंतव्य व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों तथा श्वास का अवरोध होता है वे क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन या कंठव्य व्यंजन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ओष्ठ व्यंजन। इसमें ओष्ठ तथा श्वास का अवरोध होता है कह रहा है, तो इसमें नाम से ही आप स्पष्ट कर सकते हैं, इस नाम से ही समझ सकते हैं कि ओष्ठ ध्वनियों के बारे में इसमें बात कही जा रही है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ओष्ठ व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा गया है, यदि नीचे का होंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? ल, ब, घ, ख। आप इसका उच्चारण स्वयं करके देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब, क्योंकि ब में परस्पर होंठ मिल रहे हैं। अगर आपके होंठ ही काट दिए जाएंगे तो आप ब का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर ब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका व व्यंजन किसका उच्चारण स्थान है? जो व था आपका एक अकेले व्यंजन के रूप में था, तो उसे ही आपको बताना है कि ये किसके अंतर्गत आएगा, दंतव्य, ओष्ठ, मूर्धन्य या दंतोष्ठ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में ही आपका व व्यंजन देखने को मिला था। नेक्स्ट है आपका स्य व्यंजन कौन सा है? ये आपका लिखा गया है, तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं न, त, स और ह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा न। न में आप देख सकते हैं इस तरह से हलंत लगा हुआ है, ये आपके वर्चस्व व्यंजन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? आपको गलत बात बतानी है। ध जो है सघोष और महाप्राण दंत है।
ब सघोष ओष्ठ महाप्राण है, च अघोष तालव्य अल्प प्राण है और ख कंठव्य महाप्राण अघोष है। तो जो गलत है वो आपको बताना है। तो जो बी है आपका हो जाएगा, बी जो है इसमें लिखा गया है ब सघोष ओष्ठ महाप्राण है, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। बाकी ये सभी ऑप्शंस इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा गया है, जिनके उच्चारण में स्वन तंत्रों में कंपन न हो वे कौन सी ध्वनियाँ कहलाते हैं? घोष ध्वनियाँ, महाप्राण ध्वनियाँ, अघोष ध्वनियाँ या अल्प प्राण ध्वनियाँ? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अघोष ध्वनियाँ। इसमें कंपन नहीं होती हैं स्वर तंत्रियों में, और ये आपके होते हैं पहले और दूसरे वर्ण के अंतर्गत। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और जो आपका घोष ध्वनियाँ होती हैं वो आपके तीसरे, चौथे और पाँचवें वर्णों के अंतर्गत आती हैं, जिसमें कंपन होते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से महाप्राण ध्वनि कौन सी नहीं है? क, ख, झ और य। तो इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा क। क आपका महाप्राण ध्वनि नहीं है, ये अल्प प्राण ध्वनि के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है आपका, अघोष वर्ण कौन सा है? अ, ज, ह और स। तो जो अघोष वर्ण है वो है आपका अ, ये है आपका पहला और दूसरा स्थान इसका। तो अ आपका हो जाएगा अघोष वर्ण। नेक्स्ट है, कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ख, ग, घ और ठ। तो अल्प प्राण आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग। ग जो है आपका अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है आपका आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? 6, 8, 9 या 7? तो जो आपका अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन है वो होते हैं टोटल 8। अंतस्थ व्यंजन आपके होते हैं य, र, ल, व, ये आपके होते हैं टोटल 4 अंतस्थ व्यंजन, और आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं श, श, स और ह, ये आपके होते हैं टोटल 4। तो इस प्रकार से दोनों मिलाकर आपके होते हैं टोटल 8। तो ये सभी पॉइंट्स आप याद रखें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 हो जाते हैं आपके अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। तो दोस्तों यहाँ तक आपने देखा कि आज हमने जो हमारे वर्णमाला का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, आज यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ बिल्कुल आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं सभी को इसका लाभ मिलना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।